Hello everyone, welcome to CSIR Net Adda 24/7. I am your educator मेघना श्रीवास्तव. So आज हमारे साथ ऑल इंडिया रैंक 53 रचिता अग्रवाल है जो कि JRF जिन्होंने क्वालिफाई किया एंड आफ्टर दैट नाउ शी इज परसुइंग PhD. तो आज हम उनके थ्रू आपको मोटिवेट करेंगे, उनके कुछ प्लानिंग समझेंगे, स्ट्रैटेजी समझेंगे, कैसे उन्होंने प्लान किया था अपनी पूरी पढ़ाई और अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है टॉप 100 में आना एंड उनकी रैंक 53 है. तो चलिए जानते हैं रचिता से उनकी सारी स्ट्रैटेजीज. हेलो रचिता, हाउ आर यू? Hello, ma'am. I'm fine, ma'am. Thank you for asking. How are you, ma'am? आई एम गुड रचिता. सो रचिता, आप बताइए कि सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, अभी आप कहाँ हैं आफ्टर रैंक 53 JRF? अभी आपकी कैसी चल रहा है, क्या क्या चल रहा है? Okay. Hello, ma'am. Myself, Rachita Agarwal from Haryana. I clear my CSIR NET GRF with All India rank 53, ओके. and currently I pursue PhD from Central University of Haryana. ओके रचिता, अब आप ये बताइए कि जैसे आपने ऑल इंडिया रैंक 53 ले आई आप, तो आपका मोटिवेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई CSIR की? आपने सोचा कैसे कि CSIR के लिए पढ़ना है? मैम एक्चुअली हम सेल्फ मोटिवेटेड तो नहीं थे एग्जाम के लिए. एक्चुअली हमारी मम्मी का ड्रीम था कि CSIR नेट करना है, PhD करनी है, प्रोफेसर बनना है. हमारा ये मैम को ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट था नहीं. हमारा ऐसी जॉब में इंटरेस्ट रहा है जो कि शॉर्ट टर्म जॉब हो, लाइक मैम SSC यूपीएससी तो खैर शॉर्ट टर्म नहीं है. SSC एग्जाम मैम क्लियर किया और जॉब मिली, इतने में सेटल होना है. हमें लगता था PhD बहुत लाइक लॉन्ग एक ड्यूरेशन हो जाता है, उसके बाद जॉब की भी इतनी सर्टेनिटी है नहीं. तो ये हमारी मम्मी का प्रेशर था हमारे ऊपर कि ये करना है, CSIR नेट निकालना है. तो मेनली वहीं से ही मोटिवेशन था मैम. पर काफी कमाल दिखाया आपने. एंड ये कमाल आपने कैसे दिखाया? आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट की तो वो कैसा था? आपने यूनिट्स कौन कौन से लिए थे? क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि 13 यूनिट है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो आप 11 से 12 भी कर लीजिए चलेगा, आप 10 यूनिट भी कर लीजिए. कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि 6 to 7 यूनिट में हो जाएगा. तो ये आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी, ये मुझे जानना है. मैम एक्चुअली हमने देयर आर 13 यूनिट इन सिलेबस, देन आई कवर एंटायर यूनिट. मैम हमने यूनिट स्किप करने से ठीक हमने टॉपिक स्किप किए थे जहाँ जो टॉपिक या तो हम कर नहीं पा रहे हैं या जिनका इनपुट आउटपुट रेशो बहुत कम है. पूरी यूनिट को स्किप करना, उसके बाद थोड़ा सा हमें लगता है एग्जाम को टैकल करना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि आफ्टर कोरोना एग्जाम का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है. तो उस जगह हमें लगता है कि आप कोई यूनिट को एंटायर यूनिट स्किप मत करो, या तो आप उसके स्पेसिफिक या जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको चूज करके उसको डील करो, या फिर कोई टॉपिक आपको नहीं आ रहा है यूनिट के, वो आप स्किप कर दीजिए. लेकिन एंटायर यूनिट स्किप करना हमें थोड़ा चैलेंजिंग लगता है. हमने ओके. कुछ यूनिट स्किप किए थे, लाइक मैम जो मैथमेटिकल पोर्शन से रिलेट कर रहे थे, लाइक माइकल्स मेंटन इक्वेशन, जो कि मैम उस पर ग्राफिकल और थियोरेटिकल पोर्शन तो हमने किया था, लेकिन हमसे न्यूमेरिकल उसके हो नहीं रहे थे, तो वो हमने लीव कर दिया था. ओके. ओके. और कुछ जैसे मैम इम्यूनोलॉजी है, जिनका इनपुट आउटपुट रेशो बहुत कम था, तो हमने इम्यूनोलॉजी को भी स्किप किया था. तो ऐसे हमने कुछ टॉपिक्स को स्किप कर दिया था, लेकिन यूनिट हमने कोई स्किप नहीं की थी. तो बायोडाइवर्सिटी है आपने, मैम. हाँ, बायोडाइवर्सिटी, हाँ जी. मैम वो बहुत लेंथी यूनिट है, उसको कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, तो हमने उसकी NCERT जो 12th क्लास की थी, हमने वहां से उसका बेसिक कवर किया था, सो डेट हम उसके दो मार्क्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सके. ओके. ओके. तो आपने कोई भी पूरी यूनिट नहीं स्किप की थी, आपने यूनिट्स के टॉपिक स्किप किए थे, वो भी वो जो आपकी वीकनेस थी. आपने अपने स्ट्रेंथ पे काम किया था, है ना? मेजरली आपने अपने स्ट्रेंथ पे काम किया था. इट मीन्स कि अगर लेट से कोई स्टूडेंट अपने स्ट्रेंथ पे काम करता है तो ये एक बेनिफिशियल चीज है और आपको काफी अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं, है ना? अब आप मुझे यस मैम. बताइए कि जैसे आप कह रहे हो कि मैथमेटिकल पोर्शंस आपने स्किप किया, देन जो आपका एप्टीट्यूड का सेक्शन है विच इज ऑल्सो अ मैथमेटिकल सेक्शन, उसमें भी रीजनिंग होते हैं, मैथमेटिक्स होती है, वो आपने तब कैसे टैकल किया, या आपने वो कितना पढ़ा था, कितना पोर्शन आपने उसका पढ़ा था? मैम एक्चुअली CSIR नेट की प्रिपरेशन हमने अपनी आफ्टर मास्टर्स स्टार्ट की थी. ड्यूरिंग मास्टर हम UPSC की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उस दौरान हमने रीजनिंग कवर किया था.
तो जब हम सीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे थे तो हमें रीजनिंग में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई थी। हमारे लिए थोड़ा चैलेंजिंग पार्ट था, वो पार्ट ए था। पार्ट ए में लाइक मैम परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, जियोमेट्री, ये सब थे जो नहीं हो रहे थे हमसे। लेकिन मैम ये हमारा थर्ड अटेम्प्ट था जिसमें हम क्वालिफाई किए थे। लास्ट 2 अटेम्प्ट में हम 0.3 से ऐसे कुछ मार्क्स से रहे थे। तो मैम पार्ट ए को लोग बोलते हैं कि छोड़ के चल जाओ जब आप इतनी यूनिट्स कर रहे हो, लेकिन हमें लगता है कि पार्ट ए को लीव करके एग्जाम को टैकल करना थोड़ा सा मुश्किल था। हमारा नहीं हुआ था तो हमने बाकी हमारा सिलेबस कवर था मैम, हमने मल्टीपल टाइम रिवीजन किया हुआ था, पीवाईक्यूज किए हुए थे, तो हमारे पास जो पार्ट बचा था वो सिर्फ पार्ट ए बचा था एग्जाम के लिए, जो थर्ड अटेम्प्ट के लिए। तो हमने पूरा फोकस पार्ट ए पर ही रखा था और जो यूट्यूब सेशंस थे वहाँ से फिर हमने मैथ्स वाले पोर्शन को भी कवर किया था और फाइनली मैम हम 13-14 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए थे देन। ओके, सो 13-14 इज अ गुड नंबर। अगर देखा जाए 15 क्वेश्चंस में आपने 13-14 सही कर दिए तो इट्स अ वेरी गुड नंबर। मतलब उसमें भी आपने एक अच्छी स्ट्रैटेजी अपनाई कि आपको पता था कि आपसे प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, आपसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस नहीं होंगे, तो आपने अपने रीजनिंग पोर्शन पे ज़्यादा फोकस किया, ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस किया। अब आप मुझे ये बताइए कि जो कि एग्जाम क्लियर करना इतना मुश्किल है और इतनी सारी चीजें होती हैं, आपके पर्सनल स्ट्रगल्स भी कुछ रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पर्सनल स्ट्रगल्स होते हैं कि तबीयत खराब हो जा रही है या थोड़ा नेगेटिव थॉट्स ज्यादा होता है, खासकर इस टाइम पे जब 2 महीना ही सिर्फ एग्जाम को है, क्योंकि अभी हम अगर माने तो दिसंबर साइकिल में 2 महीने ही है। तो इसके बारे में कुछ बताइए कि आपने इसको कैसे देखा था या कैसे किया था, बिकॉज इतनी अच्छी रैंक ले आना इट मीन्स कि आपकी स्ट्रैटेजी काफी स्ट्रांग रही होगी। मैम हमें लगता है कि नेगेटिव थॉट्स जो हमें रहते थे, हमें नींद वींद को लेकर इतना इशू नहीं था, हमें सिर्फ था कि एग्जाम नहीं होगा। 2 अटेम्प्ट पहले भी दिए हैं उसमें भी नहीं हुआ, तो थोड़े नेगेटिव थॉट्स हमें एग्जाम को लेकर रहते थे। बाकी हमें ऐसा कोई प्रॉब्लम था नहीं, फैमिली में कोई इशू नहीं था। मैम हमारी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी, उन्होंने बोला आराम से पढ़, कोई इशू नहीं है, जितने घंटे पढ़ना है पढ़ो। तो हमें बस थोड़ा अपने खुद को, जैसे जर्नी बहुत लंबी थी, हमने 2 साल प्रिपरेशन की थी, तो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स थे, बहुत नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स रहते थे, नहीं हुआ तो क्या करेंगे। लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी था एग्ज़ाम के लिए। तो हमने मैम 2 बातों का ध्यान रखा था कि हमारे हाथ में हार्ड वर्क है, हम वो कर सकते हैं, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो होगा वो देखा जाएगा फिर। सेकंड, हमने सोचा था कि अगर नहीं भी हुआ तो हम ना यूट्यूब सेशन खोलेंगे, जिसके लिए नॉलेज ज़रूरी है, तो बेटर है कि हम पढ़ें। दोनों ही काम सोलो हो रहे हैं, हार्ड वर्क भी हो रहा है, नॉलेज मिल रही है, तो हम यूट्यूब सेशन अपना खोलकर वहाँ हम सीएसआई बैठ के प्रिपरेशन बच्चों के लिए करवा सकते हैं, कोई सेशंस वगैरह, तो हमने वो। ओके ओके रचिता, सो अभी काफी बातें हो गई। आप मुझे एक सक्सेस मंत्रा बताइए उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और लेट्स से उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ है, सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ है, उनके लिए मुझे कुछ आप सक्सेस मंत्रा बताइए। मैम सक्सेस मंत्रा की बात करें तो लोग बोलते हैं लाइक स्मार्ट वर्क करें और मतलब शॉर्टकट, तो मैम हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगता है कि स्मार्ट वर्क शॉर्टकट कुछ होता है। हाँ, स्मार्ट वर्क भी वही कर सकते हैं जिन्होंने हार्ड वर्क किया हो। हार्ड वर्क किया। तो मैम हमें लगता है कि अगर किसी भी एग्जाम को टैकल करना है तो उसके लिए आपके पहले तो सिलेबस देख लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर बहुत ज़रूरी है। जो भी आपने यूनिट टारगेट किया, आप अपने हिसाब से जो भी मैनेज कर रहे हैं, तो आप स्पेसिफिक यूनिट टारगेट आप जो भी कर रहे हो, एंटायर सिलेबस कवर कर रहे हो, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखिए। हाँ, ये बहुत से लोग सोचते हैं कि हम यूनिट को 10 कर लें, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट उनका कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो हमें लगता है कि आप 6 यूनिट को कम टारगेट कर लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, प्लस मल्टीपल रिवीजन। मल्टीपल टाइम रिवीजन का फायदा ये है कि मैम एग्जामिनेशन हॉल में आप जल्दी से चीज़ों को रिकॉल कर पाएंगे, वहाँ टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको, हमें लगता है किसी भी एग्जाम को टैकल करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर प्लस मल्टीपल रिवीजन एंड पीवाईक्यूज, ओके ये ओके, इसके अलावा कोई शॉर्टकट या स्मार्ट वर्क हमें तो नहीं लगता है। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम आपका कॉन्सेप्ट ही चेक करता है। यस मैम। बिल्कुल। तो थैंक यू रचिता, आप सेशन पे आई एंड आपने काफी कुछ बताया है हमारे स्टूडेंट्स को। एंड आपकी जो स्ट्रैटेजी थी डेफिनेटली इतनी थी कि आपने रैंक 53 आप लेकर आई। और अगर आप कुछ कहना चाहें। मैम हम अपकमिंग जो सीएसआईआर नेट को जो टारगेट कर रहे हैं, उनको बोलना चाहेंगे कि कंसिस्टेंसी से एग्जाम करो। नेगेटिव थॉट्स, जर्नी थोड़ी लंबी होती है क्योंकि एग्जाम का लेवल काफ़ी बढ़ गया है, तो उस ड्यूरेशन में नेगेटिव थॉट्स सभी को आते हैं, पर उनको नेगलेक्ट करके अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखें और पीवाई क्यूज करें। वहाँ से हमें पता चलेगा कि कॉन्सेप्ट मतलब कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पैटर्न क्या है।
ये सब अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है, आपकी स्ट्रेटेजी स्ट्रांग है, तो एग्जाम टैकल हो जाएगा, इतना ज़्यादा भी टफ नहीं है कि एग्जाम को कर ना सके। Yes. ओके रचिता, चलिए सेशन को एंड करेंगे एंड थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस फॉर योर जर्नी अहेड। ओके Thank you so much, ma'am. This was great session with you. Thank you a lot, ma'am. ओके ओके रचिता।